हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी के रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आप सभी के जितना भी इस क्लास में प्रश्न देखने को मिलेगा सभी आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, स्टेट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग का तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न उपयोग किया गया है, जो प्रश्न लिया गया है, किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है या उस पे आधारित प्रश्न है। जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और यूपी पुलिस एसआई। इसी तरह से आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा उन्हीं विभाग का या फिर उन्हीं विभाग के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को आप लोग 100% फोकस करना। ठीक है, और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है, यानी दोनों टाइम यह क्लास आप सभी को दिया जाता है हमारे इस परिवार की तरफ से, जाके हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा इंक्रीज करें और ज़्यादा सिलेक्शन ले। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। पहला प्रश्न कर रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा शब्दों का सही संबंध इस तरह से कि मंद पवन का चक्रवात से जिस प्रकार संबंधित है, यानी मंद पवन का चक्रवात से जिस प्रकार संबंधित है ना, तो बूंदा बूंदी का उसी प्रकार यहाँ पे किससे संबंधित होगा, आप सभी को क्या करना है, बताना है और सोचना समझना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, मंद पवन, और मंद पवन किसे कहा जाता है आप सभी को पता होगा। तो मंद पवन उसे कहा जाता है जो हवा का थोड़ा सा मात्रा होता है। जैसे मंद मीन्स थोड़ा होना और पवन मीन्स हवा, वायु, यानी थोड़ा सा मात्रा, यानी हवा का थोड़ा सा मात्रा। और लेकिन जब मंद पवन से कहाँ पे जा रहा है, तो चक्रवात पे जा रहा है। और चक्रवात का रूप कैसा होता है, चक्रवात का रूप होता है बहुत ही बड़ा, मतलब हवा का बहुत बड़ा रूप, यानी जिसे कहा जाता है तबाही, मतलब बहुत तेज हवा के साथ आता है, उसे चक्रवात कहते हैं। यानी यहाँ थोड़ा सा हवा से कहाँ जा रहा है, तो तेज हवा की ओर, यानी चक्रवात की ओर, यानी कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, समझना। उसी प्रकार हम बात करें बूंदा बूंदी, तो बूंदा बूंदी जो है वह एक क्या है, कम मात्रा, यानी थोड़ा सा मात्रा है। क्या बूंदा बूंदी में क्या होता है, थोड़ा बारिश होना, यानी थोड़ा बूंदा बूंदी होना। और जब इसका बड़ा रूप होता है तो वह क्या होता है, तो बूंदा बूंदी का बड़ा रूप जो होगा ना, वह होगा वर्षा, यानी वर्षा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी आंधी गलत होगा, बादल गलत होगा, पानी गलत होगा। जिस प्रकार मंद पवन से चक्रवात का संबंध है, तो उसी प्रकार बूंदा बूंदी से किसका संबंध होगा, तो वर्षा का संबंध होगा। समझ रहे हो ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, 2 नंबर का प्रश्न। और 2 नंबर का प्रश्न में भी आप सभी को यही बताना है, लेकिन किस तरह से सोचना है, तो इस तरह से सोचना है कि अशुद्धि का संबंध पुस्तक से जिस प्रकार है, तो दोष का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा और किस प्रकार होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि अशुद्धि और पुस्तक में यह रिलेशन है ना, कि अशुद्धि कहाँ मिलता है भाई, तो पुस्तक के अंदर, यानी पुस्तक में जो भी गलत होता है लिखावट या फिर सॉल्यूशन, उसको क्या कहा जाता है, अशुद्धि कहा जाता है, यानी एरर कहा जाता है। वही ना कि अशुद्धि जो होता है कहाँ होता है, पुस्तक में। तो दोष की बात करें ना, तो दोष कहाँ होता है, समझना, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होंगे। दोष कहाँ होता है भाई, तो दोष होता है धातु में, यानी धातु में जो गड़बड़ी होता है उसे दोष कहा जाता है, और पुस्तक में जो गड़बड़ी होता है उसे अशुद्धि कहा जाता है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलें हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है, इसमें भी आप सभी को देखो यहाँ पे करा है ना, समझना, यहाँ पे भी करा है शब्दों का सही संबंध ही बताएं, लेकिन आप सभी को बताना है संख्याओं का।
यानी पिछले आप सभी प्रश्न क्या बता रहा था, शब्दों का सही संबंध, लेकिन इस बार आप सभी को अंकों का यानी संख्याओं का संबंध बताना है इस तरह से कि देखो यहाँ 7228 से जिस प्रकार 5306 हुआ है ना, तो 4673 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा और किस प्रकार होगा आप सभी को बताना है, सोचना समझना है। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 7528 से 5306 हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे कमी हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ कमी हुआ है। तो कितना का कमी हुआ है, तो देखो 7528 में 5306 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो देखो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2 में से 0 जाएगा 2, और ये 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये 7, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2, यानी 2222, यानी 7528 में जब 2222 को घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, तो हमें इतना प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी हम माइनस करेंगे कितना का, तो 2222 को माइनस करेंगे। तो अब देखो हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई, तो देखो 3 में जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी 2451 जो है हमारा राइट आंसर है। और कौन सा ऑप्शन में, तो देखो 2451 ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। तो किस तरह से लॉजिक लगाया आप लोग समझ गए हो ना, कि माइनस का 2222 दोनों में किया और हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ईमानदारी पूर्वक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को, ठीक है। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या कराए भाई, समझना। 4 नंबर का प्रश्न में यहाँ जो यह प्रश्न है ना 4 नंबर का, यह ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान को यहाँ पे कांस्टेंट करना। देखो करा ए जो है एक्स का पिता है, ठीक है भाई। ए जो है वह क्या है, तो यहाँ पे देखो ए जो है वह क्या है, तो एक्स का, यानी एक्स का पिता है। और एक्स का पिता कौन है, तो ए जो है एक्स का पिता और पिता है तो मैं प्लस दूंगा, ठीक है। बी बाई की माँ है, बी जो है ना वह किसकी माँ है, तो बाई की माँ बी है, तो बी क्या होगी, स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी, ठीक है। तो ये पिता हो गया और बी, ये पिता हो गया और बी माता हो गया। अब करा एक्स और जेड की बहन बाई है। देखो एक्स और जेड, एक्स यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है। एक्स और जेड दोनों के बहन कौन है, तो एक्स और जेड दोनों के बहन बाई है, यानी बाई जो है ना वह एक्स का भी बहन है और जेड का भी बहन है। इस तरह से समझना कि बाई जो है ना, यह बाई जो है वह एक्स का भी बहन है और जेड का भी बहन है, ठीक है। बाई जो है, यह जो बाई है एक्स के भी बहन है और जेड की बहन है, ठीक है। यानी कि क्या है, तो ये तीनों भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन हो गया। और जब ये तीनों भाई बहन हो गया तो ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी पति पत्नी होगा, ए और बी पति पत्नी होगा ना। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाओ, क्या करा है समझना। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो यहाँ पे बताना है कि कथन सत्य नहीं है, और जो कथन सत्य नहीं है ना उसी को चयन करना है। तो आप लोग देख लो ऑप्शन से, पहला ऑप्शन क्या करा है भाई, बी ए की पत्नी है, यानी ए जो है वह बी को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा। यानी ए जो है वह बी को क्या कहेगा, पत्नी कहेगा, तो कहेगा ना, तो बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन ए क्या है, तो सही है। ऑप्शन 2 को देखो, ऑप्शन 2 क्या कर रहा है, बी की एक बेटी है। बी की एक बेटी की बात करें तो देखो बी की एक बेटी जो कौन है वह बाई है और बी की एक बेटी है, यानी क्या होगा, तो बी ऑप्शन 2 भी क्या होगा, सही होगा। और ऑप्शन में 3 की बात करता हूँ तो देखो कर रहा है बाई ए का बेटा है। देखो ए का बेटा, ए यहाँ है और बाई का रहा यहाँ पे कर रहा है कि बाई जो है, यह जो बाई है ए का बेटा है
अब देखो बाई जो है स्त्रीलिंग है, इसके यहाँ पे माइनस लगा है, लेकिन कह रहा है बाई ए का बेटा है, नहीं ना होगा। बाई जो है ए के बेटी होगी और ए की बेटी होगी, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। और वही तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सत्य नहीं है। यानी आपका राइट आंसर कौन होगा, तो आपका राइट आंसर ओनली वन ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यानी बाई जो है ए का बेटा नहीं है, ए का बेटा यहाँ पे कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये बेटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना, यह भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें अभी आप लोग समझना इस तरह से कर रहा है, ए बी का पति है। देखो ए जो है ना, ए जो है यह ए बी का क्या है, तो बी का पति है। तो बी का पति होगा, यानी ए जो है बी का पति है तो प्लस होगा, और ये क्या होगा, पत्नी होगी बी, तो स्त्रीलिंग यानी माइनस होगी। ठीक है, इतना समझ गए हो। आगे देखो बी जो है सी की बेटी है। बी जो है ना, यह बी जो है वह किसकी बेटी है, तो सी की बेटी है, यानी क्या होगा, तो सी की बेटी है। यानी यहाँ पे इस तरह से होगा कि सी के बेटी कौन हो गई, बी, और बी क्या होगी, स्त्रीलिंग, सी की बेटी है। ठीक, और यहाँ पे की कर रहा है तो सी की बेटी है, यानी सी भी होगी स्त्रीलिंग, यानी बी की माँ कौन है, सी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कर रहा है सी ए का क्या संबंध है, यानी यहाँ पे बताना है कि ए जो होगा सी को क्या कहेगा, यानी ए जो है सी को क्या कहेगा। अब आप लोग समझना, ये दोनों पति पत्नी है, और किसी का भी पति अपने पत्नी के माँ को क्या कहा जाता है भाई, तो किसी भी पति अपने पत्नी की माँ को क्या कहेगा, तो सास कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर। ठीक है, जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया, और यहाँ पे राइट आंसर आ गया। ए और बी पति, ए जो है बी का पति है। ठीक है, ए जो है वह बी का पति है, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हो गया। बी सी की बेटी है, और सी की बेटी यानी सी स्त्रीलिंग है, और सी की बेटी कौन है, बी, यानी ए जो है सी को क्या कहेगा, तो सास कहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का प्रश्न जैसे हमें करा है ना, वैसे हमें कैलकुलेशन करना है। समझो करा है ना, यदि भाग का तात्पर्य क्या है, घटाओ। भाग का तात्पर्य हमें क्या करा है भाई, तो भाग का तात्पर्य घटाओ, गुना का इतना और इतना का इतना, तो इतना का हमें क्या करना है, मान बताना होगा कि किस तरह से होगा, और राइट आंसर हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, तो 10 है। फिर देखो भाग का अर्थ क्या दे रखा है भाई, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो, 3 होगा। फिर देखो गुना का तात्पर्य क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा, 4। फिर देखो जोड़, अब देखो जोड़ का तात्पर्य क्या है, भाग, तो यहाँ पे आप लोग क्या दो, तो भाग, और फिर क्या है, घटाव, और घटाव का तात्पर्य गुना है, तो यहाँ पे गुना दो। अब आप लोग इसका क्या करो, तो कैलकुलेशन करो। कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करके पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस का 3 प्लस का, फिर देखो जब 4 में आप लोग 2 से भाग दोगे तो कितना होगा, तो 2 दूना का 4, यानी यहाँ पे 2 होगा, और फिर गुना का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस का 3 प्लस का 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो क्या करो, तो जोड़ वाले जोड़ के साथ जोड़ो, और फिर घटा दो, तो 10 और 2 12, और 12 में से 3 जाएगा, क्या होगा, 9 होगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए हो कि आपका राइट आंसर क्या आया, तो ऑप्शन नंबर 2 आया, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आपसे भी से क्या पूछ रहा है ना, समझना। इसमें भी वही कर रहा है, जैसे जैसे हमें मान कर रहा है वैसे वैसे हमें मान रखना है, और कैलकुलेशन करना है। किस तरह से, तो इस तरह से। देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, फिर माइनस है। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा, 5 होगा। फिर देखो जोड़ है, अब जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो, 4 होगा। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, और फिर क्या होगा, 3। फिर क्या है, गुना। अब देखो गुना का अर्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, 2। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे,
तो बोर्ड मास प्रयोग करोगे, बोर्ड मास यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटा। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है 9 है, प्लस का 5 है, गुने का 4 है और प्लस का 3 है और भाग है तो बटा का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं भाग कर लिया हूँ तो फिर हमें क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे गुना करना है तो देखो 9 होगा, प्लस का 4 बचे का 20 होगा और प्लस का 3/2 होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट आंसर प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखो इतना का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो इतना का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा 9 दूना का 18 और प्लस का 20 दूना का 40 और प्लस का 3 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 18 और 3 क्या होगा, तो 21 और 40 को जोड़ोगे कितना होगा, तो 21 और 40 को जोड़ोगे कितना होगा, 61 और बटा का 2। अब बताओ 61/2 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 61/2 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, यानी 61/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे हमें मान का वैसे वैसे रखें और कैलकुलेशन कर दिए, राइट आंसर आ गया, लेकिन बोर्ड मास की तरह प्रयोग किए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, तो 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे क्या करा है भाई, करा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, यानी बताना होगा ना कि यह जो देखो 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ठीक है 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे भिन्न होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे पता करोगे, तो इस तरह से करना, समझो यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और दमन और दीप और गोवा। अब आप लोग समझो कि इसमें सबसे अलग कौन हो सकता है। तो अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप को, तो यह क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो यह भी केंद्र शासित प्रदेश है और दमन और दीप की बात करें तो यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब हम गोवा की बात करें तो यह एक स्टेट है, यानी यह एक राज्य है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 जो आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना। 9 नंबर का प्रश्न क्या कराइए, 9 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कराए निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, यानी बताना है कि इसमें भी वही लॉजिक लगाना है। मक्का है, थेलेहम है, फिर क्या है, ननकाना सी है, साहिब है और फिर सारनाथ है। अब बताना है कि इन चारों में सबसे अलग कौन होगा, वही आप सभी को पता करना है। तो कैसे सोचोगे, तो समझना, पहले इतना आप लोग समझना कि मक्का कहाँ है भाई, तो बोलोगे मक्का जो है अरब में है। कहाँ है, अरब में। ठीक है, बेथलेहम जो कहाँ है, बेथलेहम जो है वह फिलिस्तीन में। कहाँ है, तो बेथलेहम जो है वह फिलिस्तीन में। कहाँ है, फिलिस्तीन में। ठीक है, मैं मान लिया। ननकाना साहब की बात करें तो यह कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। और अगर हम बात करें सारनाथ का, तो ये कहाँ है, भारत में, अपना इंडिया में। अब बताओ, अब आप लोग समझ जाओगे कि राइट आंसर कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा जो सबसे अलग है, तो बोलोगे कि मक्का की बात करें, थेलेहम की बात करें, ननकाना साहब की बात करें तो यह भारत के बाहर है, यानी विदेशी में है, विदेश में है। ठीक है, यानी दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में। लेकिन जब हम बात करें सारनाथ का, तो ये अपना भारत में है, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो सारनाथ है वह भारत में ही है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा भी नहीं, आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करा है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न, और इसमें आप लोग कुछ पॉइंट याद रखना। जैसे यहाँ पे इस तरह से कि ऊपर की ओर आप लोग उत्तर कहते हो, मैं मान लिया, नीचे की ओर दक्षिण कहते हो, इधर पूर्व कहते हो और इधर आप लोग पश्चिम कहते हो, इतना आप लोग कहते हो। अब जैसे जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे करो। देखो क्या करा भाई, कह रहा है संजीव पूर्व के सामने है। संजीव जो है वह कहाँ है, तो पूर्व के सामने, यानी यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, और वह पूर्व के सामने यानी उसका मुंह कहाँ है, तो उसका मुंह पूर्व की सामने, यानी इस तरह से है, समझना। उसका मुंह कहाँ है, तो पूर्व के सामने, और पूर्व किधर का, सॉरी यहाँ पे इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, पूर्व के सामने यानी इस तरह से है,
इस तरह को पूरब कहते हो इधर, तो उधर उसका मुंह कहाँ है, पूरब की ओर है, समझना। संजीव पूरब की ओर, पूरब के सामने है, ठीक है, यानी सामने है तो उसका मुंह पूरब होगा। करा वह 4 किलोमीटर आगे चला, यानी यहाँ से 4 किलोमीटर आगे चला, ठीक है, 4 किलोमीटर आगे चला। फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ पहुँचा ना, तो यहाँ से दाईं मुड़ा, और दाईं मुड़ा कितना चला, 3 किलोमीटर। जब दाईं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और कितना चला भाई, तो 3 किलोमीटर दाईं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। करा फिर से वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहाँ आया ना, तो यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, और दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और कितना चला, तो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, आ गया। अब करा इसके बाद हुआ पीछे मुड़ गया, यानी इसके बाद हुआ कहाँ मुड़ गया, तो इसके बाद हुआ पीछे मुड़ गया, और पीछे कहाँ मुड़ेगा, तो जस्ट जिस तरफ आया उसी तरफ मुड़ गया, यानी इस तरफ मुड़ गया, पीछे मुड़ गया। अब कर रहा है वह इस समय वह किस दिशा के सामने है। अब बताओ कि यहाँ से इधर आया था, ठीक है, और इधर से पुनः पीछे मुड़ गया, यानी इधर मुड़ गया। अब कर रहा है इधर जब पीछे मुड़ा ना, तो उसका मुंह कहाँ है, तो देखो इस तरफ मुड़ गया, तो इसका मुंह किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ को आप लोग क्या कहते हो, पूरब कहते हो, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, पूरब होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो समझ रहे हो कि कैसा प्रश्न इस तरह से आ रहा है कि कंफ्यूज करने वाले, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में ही क्या कहा कि संजीव जो है पूर्व के सामने खड़ी है, यानी पूरब इस दिशा की ओर है, यानी इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। किस तरफ के, तो इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। उसके बाद कहा कि अंत में वह जिधर चल रहा है ना उसके विपरीत मुड़ गया, यानी पीछे मुड़ गया। अब किस दिशा में चल रहा है, तो पूरब दिशा में चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न में समझना, यह भी डायरेक्शन का प्रश्न है। कर रहा है शर्मिला ने दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया। देखो शर्मिला है, यानी इस तरह से समझना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर को पश्चिम, ठीक है। अब कह रहा है शर्मिला एक लड़की है, शर्मिला ने दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया। देखो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से शर्मिला कहाँ जाने की आरंभ की भाई, तो दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा कहाँ कहते हो, नीचे की ओर, ठीक है। और दक्षिण दिशा जाना आरंभ किया, 15 मीटर चलने के बाद, यानी यहाँ पे कितना मीटर चला भाई, तो 15 मीटर चला, मान लिया। 15 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर 2 बार मुड़कर 15 मीटर चली। देखो यहाँ जब आई ना, तो यहाँ से कहाँ चली, तो बाईं ओर, और कितने बार, 2 बार, 15 मीटर। तो देखो यहाँ जब आएगी और यहाँ से बाईं चली, तो एक बार बाईं चलेगी, तो यहाँ 15 मीटर, और यहाँ एक बार आई, लेकिन एक बार नहीं 2 बार चलना है, तो यहाँ से फिर पुनः कहाँ मुड़ेगी, बाईं मुड़ेगी, और तो पुनः बाईं मुड़ेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे। और यहाँ पे कितना चली, तो 15 मीटर, ठीक है। 15 बार 2 बार चली, किधर, बाईं ओर। अब कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखो समझना, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, उसका पहुँच गई है यहाँ पे, तो कितने दूरी पे है, तो देखो ये दूरी 15 मीटर है, तो ये दूरी भी कितना होना चाहिए, ये भी दूरी 15 मीटर होना चाहिए, यानी 15 मीटर के दूरी पे है। और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभ यहाँ पे है, और वह है किस दिशा में, इस दिशा में। और इस दिशा को क्या कहते हो, पूरब कहते हो, यानी पूरब की दिशा में 15 मीटर, 15 मीटर पूरब की दिशा में वह प्रारंभिक स्थान से उस दिशा में और उस दूरी पे है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो किस तरह से समझना है, तो इस तरह से समझना है, जो कि बिल्कुल सही है, और ऑप्शन नंबर 1 है। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या आप सभी से पूछना चाहता है, समझो। यह प्रश्न देखो कैलेंडर का प्रश्न है, और इसमें किस तरह से समझोगे, तो इस तरह से समझना। करा यदि 26 जनवरी को बुधवार है, मान लो कि 26 जनवरी को कौन सा दिन है भाई, तो बुधवार, तो जनवरी का अंतिम दिन क्या होगा, यानी अंतिम दिन जो होगा ना, वह कौन सा दिन होगा। तो देखो आप लोग हमें बताओ कि अगर हम जनवरी की बात करें,
तो जनवरी में ओवरऑल दिनों की संख्या कितना होता है भाई, तो जनवरी 31 का माह लगता है, यानी 31 दिन होता है। ठीक है, मैं मान लिया कि जनवरी में ओवरऑल दिनों की संख्या कितना है, तो 31 है। अब कर रहा है कि 26 जनवरी को बुधवार है, यानी 26 तारीख को कौन सा दिन है भाई, तो 26 तारीख को बुधवार है। 26 तारीख को बुधवार है, तो 26 तारीख को बुधवार है, तो यहाँ पे क्या होगा, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और फिर 30 और फिर 31, यानी कितने दिन शेष बच रहा है भाई, तो यहाँ पे बोलोगे कि 31 दिन में अगर 26 दिन घटा दिए हो तो आपको कितना दिन बचेगा भाई, तो यहाँ पे बचेगा आप लोग को 5 दिन। कितना दिन बचेगा, तो 5 दिन रेंडम बचा। और 5 दिन ये किस किस तारीख को बचा, तो 27, 28, 29, 30 और 31। अब आप लोग समझो यहाँ पे कि अगर 26 तारीख को कौन सा दिन था, तो बुधवार, तो क्या होगा 27 को, तो बुधवार था 26 को, तो 27 को क्या होगा, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी 31 को क्या होगा, तो 31 को सोमवार होगा। यानी कि अगर 26 जनवरी को बुधवार है तो जनवरी का अंतिम दिन जो होगा वह सोमवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, राइट आंसर आसान से प्राप्त कर पाओगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 12 नंबर का प्रश्न, यहाँ भी प्रश्न आप सभी से करा है ना, यह भी प्रश्न क्या करा है, तो यह भी प्रश्न आप सभी को कैलेंडर से भी प्रश्न है, तो समझना करा है ना। यदि बीते कल से पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल से एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो समझना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि बीते दिन, आगे वाला दिन या पीछे वाला दिन, तो आप लोग सबसे पहले टुडे मानना, यानी आज मानना कि आज क्या है, तो टुडे है। ठीक है, मैं आज मान लिया हूँ। अब प्रश्न पे आ जाओ, करा यदि बीते दिन बीत गया, यानी क्या हो गया, जो यहाँ पे बीत गया, यानी आज से पहले जो दिन था वह क्या हुआ था, बीता हुआ दिन है, यानी ये कौन सा दिन है, तो बीता हुआ कल है, यानी बीत गया है जो कल। ठीक है, अब कर रहा है बीते कल से पहले का दिन, यानी इससे, यह जो बीता हुआ कल है ना, इससे एक दिन पहले वाला दिन जो है वह कौन सा दिन है, तो शनिवार है, यानी ये कौन सा दिन है, तो ये शनिवार है, ये शनिवार है। ठीक है, मैं मान लिया। करा तो आने वाले कल, यानी आज है, और आने वाले कल, यानी आज के बाद वाले दिन को क्या कहा जाता है भाई, तो आने वाले कल कहा जाता है। तो आने वाले कल के एक दिन बाद, यानी आने वाले कल के एक दिन बाद जो होगा वह कौन सा दिन होगा, अब आप सभी को बताना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें कि ये शनिवार है तो ये क्या होगा, रविवार, और ये क्या होगा, सोमवार, ये क्या होगा, मंगलवार, और ये क्या होगा, तो ये होगा बुधवार। यानी आपका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बुधवार। बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो कि राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 3 आया। तो इस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, तो 13 नंबर का। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से करा है ना 13 नंबर का प्रश्न कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी इस भाट के जगह पे कौन सी संख्या आएगी जो आप सभी को बताना। और यह प्रश्न जो है आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या है भाई, तो सीरीज वाले प्रश्न है, और वो भी सीरीज किसका है, तो ये भी सीरीज नंबर सीरीज है, यानी संख्याओं का सीरीज है। और जब भी ऐसा सीरीज आ जाए ना तो आप लोग लॉजिक लगाना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है। और घट रहा है तो क्या सोचेंगे कि हम सोचेंगे ये कि किस तरह से घट रहा है भाई। तो देखो 98 से 87 गया तो क्या हुआ भाई, तो 98 से घट गया 87, यानी क्या हुआ, तो माइनस का 11 घटा, समझना। फिर देखो 87 से 76 गया तो क्या हुआ भाई, तो 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी माइनस का 11 यहाँ भी हुआ। फिर देखो 76 से 65 गया तो माइनस का 11 यहाँ भी हुआ। 65 से 54 गया तो क्या हुआ, माइनस का 11 यहाँ हुआ। यानी क्या सीरीज चल रहा है, तो -11 -11 -11। तो यहाँ से यहाँ पे हम चलेंगे तो -11 नहीं करेंगे ना। तो अब बताओ कि 54 में जब हम माइनस का 11 करेंगे कितना आएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 43 जो है
आपका राइट आंसर कौन सा? तो देखो ऑप्शन नंबर ए। यानी किस तरह का सीरीज चला पता है? अगर मैं -11 का सीरीज में चलें तो हमें राइट आंसर आ गया 43, जो कि हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो समझना 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है देखो, यह भी प्रश्न जो है ना, यह भी प्रश्न सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो यह जो सीरीज है ना, यह स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है। और किस तरह से बढ़ रहा है? तो इस तरह से बढ़ रहा है कि यहाँ पे 2 था, 4 था, 7 था, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा हमें पता करना है। कैसे? तो देखो समझना, अगर हम ऐसे प्रश्न में इस तरह से सोचें, किस तरह से भाई, कि 2 से 4 हुआ है तो क्या हुआ, तो बोलोगे +2 का इंक्रीज हुआ। 4 से 7 हुआ तो +3 का इंक्रीज हुआ। 7 से 14 गया तो +7 का इंक्रीज हुआ। देखो कोई रिलेशन बन रहा है, पहले 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया। इस तरह से हमें यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो किस तरह से करेंगे? इस तरह से समझो कि अगर हमें क्या चाहिए, 2 से 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, तो 2 में अगर हम 2 गुना करते हैं, समझना, 2 में अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2 दूना का 4, क्या हो रहा है, 2 दूना का 4। अब पुनः हम 4 से 7 करते हैं तो क्या करेंगे भाई, तो 4 से 7 करते हैं तो 4 + का 3 करते हैं, 4 3 7। ठीक है, अब देखो अगर हम 7 से 14 करते हैं तो क्या करेंगे, बोलोगे सर गुना का 2 कर दीजिए, यानी 7 दूना का 14। और 14 से जब हम 17 करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो 14 + का 3 17। ठीक है, और पुनः हम जब 17 से 34 करेंगे तो क्या करेंगे, 17 दूना का 34 गुना का 2। अब इस प्रकार से सीरीज आप लोग समझ गए हो कि गुना 2 + 3 गुना 2 + 3 गुना 2। तो इस बार अगले पद हम निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो प्लस का 3 करेंगे, यानी 34 में जब 3 जोड़ेंगे तो 34 और 3 कितना होगा, 37 होगा। यानी हमारा राइट आंसर 37 है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3 है। तो कौन सा लॉजिक लगा है समझ रहे हो, यानी गुना 3 + 2 गुना 3 + 2 को सीरीज में चलें तो हमें 37 राइट आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की वो सभी लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय टू समय मिल सके। ठीक है, चलो 15 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है देखो, यह जो प्रश्न है ना, यह भी सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझना कि यह जो सीरीज है ना, अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। समझना किसका सीरीज है, तो अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड से रीजनिंग का प्रश्न आ जाए तो एक ही मूल मंत्र अप्लाई करना, जो मैं बार बार बताता हूँ, अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करना। किस तरह से भाई, तो इस तरह से कि देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, तो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 होता है, और सी का कितना होता है, 3 होता है, ए का 1 होता है। ठीक है, समझना। फिर देखो एफ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 होता है, और जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, और इसको तो हमें पता करना है भाई। ठीक है, और एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, और एम का 13 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। किस तरह से, तो इस तरह से कि बी से एफ पे गया तो क्या हुआ भाई, तो देखो बी से एफ पे गया, यानी 3 से 6 पे गया तो प्लस का 4 हुआ। समझना, अब इस बार हमें सोचना होगा कि एफ से हम यहाँ पे क्या रखें, कि अगर हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा कि यहाँ पे +4 किए ना, अगर मैं यहाँ पे भी +4 करता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे जो आएगा उसको भी +4 होना होगा, तभी तो यह सीरीज में चलेगा ना। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ समझना, इस तरह से आप लोग कि अगर आप लोग यहाँ से F से यानी B से F चले हो तो +5 किए हो। ठीक है, मैं मान लिया। अब F से जब आगे करोगे यानी यहाँ पे चलोगे तो +4 करोगे। अब आप लोग बताना कि F का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 और 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, और 10 जो होता है वह J का होता है, यानी यहाँ पे J होगा। ठीक है,
अब अगर जे से यहाँ पे चलते हो तो यहाँ पे देखो +4 की हो तो यहाँ भी +4 होना चाहिए, अनिवार्य है। तो देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 और 10 में जब 4 जोड़ते हो तो 10 और 4 14 और एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 14 यहाँ पे दे रखा है ना, यानी क्या है तो सही है। यानी क्या हुआ कि यहाँ पर जे रखें और जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 है तो देखो 6 से 4 पे गए, 6 से 10 पे गया यानी +4 और फिर जे से एन पे गया यानी 10 से 14 पे गया तो +4 यहाँ भी चल रहा है। यानी सीरीज क्या हुआ, सही हुआ +4 का। समझो। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है तो इसमें भी आप सभी को समझना है यहाँ पे कि देखो सी से जी पे गया यानी सी का 3 और जी का 7 तो 3 से 7 गया +4 तो जी से अगले पद निकालेंगे हम तो क्या करेंगे +4 तो जी का 7 और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 और 11 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो 11 जो होता है वह के का होता है यानी यहाँ पे के होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए तो यहाँ भी के से जब अगले पद चलेंगे ओ पे तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। तो देखो ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 ओ का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और के का 11 यानी 11 से देखो 15 पे चला तो +4 हुआ ना। तो जी सर, यानी क्या चल रहा है तो दूसरे में भी सीरीज +4 के चला। अब हमें क्या करना है तो तीसरा वर्ड में हमें देखना है। तो तीसरा वर्ड क्या है तो ए से कहाँ गया ई पे और ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और 1 से 5 गए तो यहाँ भी +4 हुआ। तो ई से अगले पे चलेंगे तो यहाँ भी +4 करेंगे और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे क्या आएगा 9 और 9 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह आई का होता है यानी आई होगा। अब जब हम 9 से यानी आई से एम पे चलेंगे तो यहाँ भी +4 होना चाहिए। तो देखो 9 से जब एम यानी 13 पे चलेंगे तो 9 4 13 यानी +4 हुआ ना, तो बोलोगे हुआ सर। यानी क्या हुआ राइट आंसर तो जे के आई। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है जे के आई, तो देखो ओनली वन ऑप्शन डी में है यानी जे के आई आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो। तो चलें अगला पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई आपका एग्जामिनर। तो देखो करा है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार इतना का कोड वर्ड इतना लिखा है, समझना इतना का कोड वर्ड इतना लिखा है तो इसका कोड वर्ड यहाँ पे क्या होगा आप सभी को क्या करना है बताना है। तो कैसे करोगे भाई इन सभी प्रश्नों में। तो देखो यहाँ पे समझना, अगर हम इस तरह से बात करें, किस तरह से, इस तरह से कि KEATS इतना का कोड वर्ड 56 लिखा तो कैसे लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या है के है ई है ए है टी है और एस है, इतना को क्या लिखा यहाँ पे एस है और इतना को क्या लिखा तो 56 लिखा यानी का 56 लिखा ना। अब हमें क्या करना है तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसे करेंगे कि के का 11 होगा, ई का 5, ए का कितना होगा भाई 1 होगा और टी का कितना होगा 20 होगा और एस का कितना होगा 19 होगा। अब आप लोग सोचो कि इतना से हमें 56 प्राप्त करना है तो इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर हम सभी को ऐड करते हैं यानी क्या करते हैं सभी को जोड़ते हैं, यानी इतना के सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई। तो देखो यहाँ पे जोड़ो, देखो 15 और 5 कितना होगा भाई तो 15 और 5 16 और 16 1 17 और 17 और 20 को जोड़ेंगे तो 17 और 20 कितना होगा 37 और 37 प्लस का 9 करेंगे तो कितना होगा भाई तो 37 और प्लस का 9 करेंगे तो 9 और 7 16 के 6 बाकी 1 और 3 1 4 1 5 यानी क्या आया 56। अब देखो यहाँ पे 56 है, बोलोगे जी सर यानी क्या लॉजिक लगाया कि इतना के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया और क्या प्राप्त कर लिया तो 56 प्राप्त कर लिया, 56 प्राप्त किया ना। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है भाई कि इतना का अल्फ़ाबेट पोजीशन ऐड करने के बाद हमें 86 आना चाहिए यानी 86 आना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। SHE क्या है भाई तो SHE है और LLE बाई है, ठीक है। और इतना को क्या लिखा तो 86 लिखा। अब देखो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, S का कितना होता है 19, H का कितना होता है 8, E का कितना होता है 5 और L का कितना होता है 12, फिर पुनः L का 12, E का कितना होता है 5
और बाई का कितना होता है 25 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ो। देखो 19 प्लस का 8 प्लस का 12 प्लस का 12 प्लस का 5 प्लस का 25, ठीक है। तो किस तरह से जोड़ोगे, तो इस तरह से जोड़ लो ना जैसे आप सभी को सुविधा लगे। 25 5 30 और 30 और 5 35 और फिर 35 हो गया यहाँ पे 35 और फिर 12 12 24 और 24 और 8 कितना होगा भाई, तो 24 और 8 होगा, तो 24 और 8 4 32 यानी 32 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया 19 हो गया। तो आप लोग जोड़ लो, देखो 9 2 11 और 11 और 5 कितना होगा 16, बाकी 1 और 3 3 6 1 7 1 8 यानी 86। तो 86 यहाँ पे आया ना, यानी 86 देखो यहाँ पे। तो देखो आप लोग कैलकुलेशन इस तरह से करो कि थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ। देखो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है ना, एग्जाम में आपको राइट आंसर प्राप्त करना है, ना कि आप सभी को यहाँ डिटेल से दिखाना है एग्जामिनर को। क्या करना है, आप लोग जैसे सुविधा पड़े वैसे फटाफट कैलकुलेशन करो और राइट आंसर पता करना है, ठीक है। जैसे सुविधा लगे तो आप लोग दाएं बाएं करके यहाँ पे राइट आंसर प्योर करना, लेकिन कैलकुलेशन राइट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 86 प्राप्त होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यही हमें लॉजिक लगाना है किसमें भाई, तो इसमें लॉजिक लगा के सभी का अल्फाबेट पोजीशन को ऐड करके हमें राइट आंसर प्राप्त करना होगा। कैसे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, बी है, आर है, ओ है, डब्लू है, फिर क्या है, एन है, आई है, एन है, जी है, ठीक है। इतना है, वार्निंग है। अब इसका हमें क्या करना है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे देखो बी का कितना होता है 2, आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है, तो ओ का 15 और डब्लू का कितना होता है 23 होता है, एन का कितना होता है, तो एन का 14 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, फिर पुनः एन का 14 होता है और जी का 7 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो देखो इतना प्लस का इतना प्लस का इतना प्लस का और प्लस का इतना। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो इसको अब हम जोड़ेंगे। कैसे, तो इस तरह से समझना। 7 और 4 क्या होगा 11, ठीक है। 11 और 11 प्लस का 9 कितना होगा, तो 11 प्लस का 9 20 और 20 और 4 24 और 24 और 3 कितना होगा, तो 24 और 3 27 और 27 और 5 कितना होगा, तो 27 और 5 कितना होगा, 7 5 12 यानी 32 और 32 और 8 कितना होगा भाई, तो 32 और 8 होगा 40 और 40 और 2 क्या होगा 42, 42 के 2 और बाकी कितना रहा, तो 4, बाकी रहा 4। अब फिर क्या करेंगे, तो इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या बचा 1, फिर यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 2 और 2 2 4 4 1 5 और 5 1 6 और 6 और 4 कितना आया 10, यानी 102, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। समझ गए हो ना। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई। इसमें आप लोग सोचो कि क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो करा है ना 17 नंबर में कि यदि ए का कोडवर्ड में 2 दे रखा है, एम का कोडवर्ड 26 है, इतना का कोडवर्ड इतना है, तो इतना का क्या होगा। तो देखो आखिर इसमें क्या लगाया ना लॉजिक समझना। ए को क्या लिखा भाई, तो ए को 2 लिखा, एम को क्या लिखा, तो एम को 26 लिखा, ठीक है। और जेड को कितना लिखा, तो जेड को लिखा 52, ठीक है, इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे किस तरह से लिखा, तो देखो इस तरह से लिखा ना कि देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और 1 का दुगना 2 कर दिया। एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 13 होता है, 13 का दुगना 26 कर दिया। और जेड का अल्फ़ाबेट पोजीशन 26 होता है, 26 का दुगना 52 कर दिया। तो इसी प्रकार इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम दुगना कर देंगे और फिर जोड़ देंगे सभी को एक साथ, तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। कैसे, तो इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे क्या है CAB, ठीक है। सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2। अब क्या करना है, तो इनका सभी को दुगना करना है। कैसे करना है, तो इस तरह से 3 का अल्फ़ाबेट पोजीशन, सी का 3 तो 3 का दुगना 6 प्लस का ए का दुगना, ए का 1 तो 1 का दुगना 2 और प्लस का बी का 2 तो 2 का दुगना 4, यानी 6 4 10 और 10 और 2 12। अब बताओ 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है ना, सिंपल लॉजिक लगा है कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को दुगना कर दिया और फिर जोड़ दिए, हमें राइट आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई ये, तो 18 नंबर का प्रश्न देखो। 18 नंबर का प्रश्न में क्या करा है ना, करा इनमें से, यानी बताना है कि इनमें से किस स्थान को पूर्ण व्यवस्थित करने पर इतना शब्द बनेगा। यानी बताओ, हमें ये बताना है कि इतना का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनेगा इन चारों ऑप्शन में, जो आप सभी को पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से करोगे, इस तरह से समझोगे। समझो, अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, ऑप्शन 2, 3 सभी को चेक करना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो सी है, आर है, ओ है, सी ओ, फिर डी आई, फिर क्या है, एल है, ई है, क्रोकोडाइल है, इतना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो सी आर, सॉरी यहाँ पे क्या है, एल आर डी ओ सी, एल देखो है, आर है, फिर डी है, ओ है, सी है, ठीक है। फिर आई, यहाँ पे क्या, आई ई ओ सी, आई देखो आई ई ओ सी, यानी क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन क्या करते हैं, तो ऑप्शन 2 को देखते हैं, क्या है, यहाँ पे देखो एल आर डी सी, देखो एल है, आर है, डी है, सी है, ठीक है। आई ई ओ ए सी, आई है, ठीक है, ई है, फिर ओ है, फिर ए, देखो इसमें ए कहीं ना ही ना है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बनाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन 3 को भी चेक कर लो, तो ऑप्शन 3 क्या कर रहा है, एल आर डी, देखो यहाँ पे क्या है, एल है, फिर आर है, फिर डी है, फिर ए सी आई, फिर देखो ए, इसमें भी देखो ए नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होगा, समझना कैसे। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कर रहा है एल ओ आर डी, देखो एल है, ओ है, आर है, और फिर क्या है, डी है, ठीक है। मैं एल ओ आर डी, फिर ओ सी ए आई, ओ है, फिर सी है, फिर देखो इसमें भी ए किया है और ए है ही नहीं, और हमसे प्रश्न पूछा है ना कि कौन सा शब्द बनेगा, तो बनली बन देखो ऑप्शन नंबर ए वाले बना है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 19 नंबर का प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है, इसमें देखो भाई कर रहा है कौन सा शब्द इतना शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इस बार देखो पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि बनाया जा सकता है उतना का प्रयोग करके, लेकिन इस बार कर रहा है ना कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है, जो चेक करना है। तो देखो क्या है, यहाँ पे ई है, एक्स है, ए है, सी टी एल वाई, इतना है, ठीक है। अब बताना है कि इतना से कौन सा संख्या जो है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो चेक करो। देखो एल ए टी ई, एल यहाँ पे देखो एल है, ए है, टी है और ई है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 को देखो एल ए सी ई, देखो एल है, ए है, सी है और ई है, यानी ऑप्शन 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 को चेक करो, तो सी एल ई, सी कहाँ है, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सी है, एल है और ए है, सी एल ई, ए और टी कहाँ है भाई, तो टी, यानी क्या है, तो 3 भी बनाया जा सकता है। अब बचा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 को चेक करो, एल ए के ई, तो देखो एल है, ए है, के, देखो इसमें कहीं भी ओवरऑल के नहीं ना है, यानी क्या करा है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें के है ही नहीं, जो कि आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, 20 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, 20 नंबर का प्रश्न देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे समझना। करा है ना, कुछ पैंट डार्क है, देखो कुछ पैंट यहाँ पे क्या है, तो कुछ पैंट है, मैं मान लिया, और इसका कुछ भाग क्या है, तो कुछ भाग डार्क है, कुछ पैंट जो है क्या है, डार्क है, मैं मान लिया। अब करा है सभी डार्क कोट है, या जितना भी डार्क है ना वह सभी डार्क क्या है, तो सभी डार्क कोट, ठीक है। अब आप लोग क्या आ जाओ, तो आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। कैसे निष्कर्ष क्या कर रहा है, देखो निष्कर्ष कर रहा है कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट यहाँ पे देखो, कुछ पैंट का भाग कुछ कोट से ये मिल रहा है ना,
तो बोलोगे जी सर मिल रहा है, यानी क्या है निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष दो देखो, कह रहा है सभी कोट पैंट है, सभी कोट कहाँ ये और पैंट यहाँ, यानी सभी कोट पैंट के अंदर है नहीं ना, यानी निष्कर्ष दो गलत है। यानी क्या होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है। देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 21 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, कर रहा है कि सभी कवर प्लास्टिक है, यानी जितना भी कवर है क्या है, जितना भी कवर है ना, या सभी कवर क्या है, तो सभी कवर प्लास्टिक है। ठीक है, या सभी कवर क्या है, तो सभी कवर प्लास्टिक है। मैं मान लिया सभी कवर प्लास्टिक है। अब कह रहा है सभी प्लास्टिक टॉक्सिन है, या जितना भी प्लास्टिक है ना, या जितना भी प्लास्टिक है, सभी प्लास्टिक क्या है, तो यह सभी प्लास्टिक टॉक्सिन है। मैं मान लिया। अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष एक क्या कर रहा है, कर रहा है सभी प्लास्टिक कवर है। देखो सभी प्लास्टिक कहाँ है भाई, तो सभी प्लास्टिक वाले ये है और कवर ये है। अब सभी प्लास्टिक कवर है, यानी सभी प्लास्टिक कवर के अंदर है नहीं ना है, यानी सभी कवर प्लास्टिक के अंदर है, लेकिन कह रहा है नहीं कि सभी प्लास्टिक कवर, यानी ये वाला बड़ा वाला ये सभी कवर के अंदर है नहीं ना है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ भाई। कह रहा है सभी टॉक्सिन कवर है, टॉक्सिन देखो यहाँ ये बड़ा वाला, और सभी टॉक्सिन कवर है, यानी इस कवर के अंदर है नहीं ना, ये बड़ा वाला नहीं, यानी कवर जो है टॉक्सिन के अंदर है, लेकिन टॉक्सिन कवर के अंदर नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत होगा। अब देखो क्या है, तो कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 22 नंबर का प्रश्न। देखो 22 नंबर का प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है ना, समझना। यहाँ पे कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है आप सभी को। इस तरह से कि यहाँ पे क्या होगा, तो सोचना होगा कि जिस तरह से यहाँ पे 39 आया ना, जिस तरह से यहाँ पे 29 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो इस तरह से आप लोग लॉजिक लगाना, समझो हमारी बातों को, कि अगर हम जिस तरह से 7 2 5 3 का कैलकुलेशन करके 29 लाएंगे, तो यहाँ पे 39 लाएंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर नहीं लाएंगे ना। तो देखो कैसे लाएंगे, तो इस तरह से अगर मैं 5 और 3 को आपस में क्या करता हूँ, तो 5 और 3 को आपस में हम इस तरह से करते हैं, समझना यहाँ पे कि गुना करते हैं। तो देखो अगर मैं 5 और 3 को आपस में गुना करता हूँ, तो 5 तिया का कितना होगा प्राप्त भाई, 15 होगा, 15 होगा ना। अगर फिर मैं इस 7 को और 2 को गुना करता हूँ, तो 7 दूना का 14 होता है। अब आपस में हम क्या करें कि हमें 29 प्राप्त हो जाए, तो बोलोगे सर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 और 1 1 2, देखो 29 प्राप्त हुआ ना। तो जी यानी हो गया, यानी क्या लॉजिक लगाया कि आमने सामने को और आमने सामने को दोनों को गुना करके जोड़ दिया, बीच वाला आ गया। अब यही लॉजिक इसमें प्राप्त करना है। तो देखो 6 गुना का 4 करेंगे तो 6 चक्का का 24, और 5 गुने का 3 करेंगे तो 5 तिया का 15। ठीक है, अब 24 प्लस का 15 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 4 और 5 9 और 2 1 3। देखो यहाँ पे 39 आया ना, बोलोगे जी सर यानी 39 आ गया। तो क्या लॉजिक लगाया समझ रहे हो, कि आमने सामने को गुना और दोनों को जोड़ दिया। तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, तो 6 गुने का 5 करेंगे तो 6 5 का 30, और 7 गुने का 3 करेंगे तो 7 तिया का 21। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 1 होगा और 2, यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 1, और 3 और 2 5, यानी 51 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 होगा, 51 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 2 आया, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 23 नंबर का कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा इस वाट के जगह पे। समझना, तो आप लोग किस तरह से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि जिस तरह से 8 4 और 9 को कैलकुलेशन करके यहाँ पे 108 लाया, तो इसी प्रकार 5 4 12 के यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। तो देखो अब हमें सोचना होगा कि क्या करें भाई। तो देखो अगर मैं इस प्रश्न में इस तरह से सोचता हूँ कि 8 और गुने का 4 करता हूँ,
तो 8 चौका 32 और 32 9 ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से सोचो कि अगर 8 और प्लस का 4 करते हैं तो 8 और 4 कितना प्राप्त होता है भाई 12, और फिर इस 9 को मैं इस 12 में गुना करता हूँ तो बरनमा अठोतल से यानी 108 देखो आया। बोलोगे जी सर आया। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी 5 और 4 को जब आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है भाई, तो 5 4 9, और 9 में जब 12 को गुना करते हैं तो क्या होता है, तो बरनमा 108 यानी बरनमा का अठोतल से, तो यहाँ भी क्या होगा 108 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 समझ रहे हो, राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 1 आया। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 24 नंबर का प्रश्न क्या करा है। देखो 24 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करा है, निम्नलिखित शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम में निर्धारित करें और अपना उत्तर चुनें। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, इस तरह से भी दे दिया जाएगा यहाँ पे निर्देशक की तर्कपूर्ण एवं निर्धारित करें, या फिर रहेगा सही क्रम में बताएं। एग्जामिनर बहुत मतलब कि विभिन्न विभाग में जो डायरेक्शन होता है ना वह चेंज करके देता है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो तर्कपूर्ण क्रम में निर्धारित करें। किसी विभाग में दे दिया जाएगा भाई कि सही क्रम में निर्धारित करें, ठीक है, या फिर रहेगा कि तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण के अनुसार निर्धारित करें। तो एक ही होगा, आप लोग समझना कि एक ही काम होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। यानी इस तरह से समझना कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और पूरा बड़ा कौन होगा। तो इस तरह से सोचोगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं सौर मंडल, ग्रह, तारा, आकाशगंगा और उपग्रह की बात करें तो सबसे छोटा कौन होगा, तो बोलोगे सर सबसे छोटा यानी सबसे पहले उपग्रह होगा, यानी 4 नंबर। उपग्रह होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो उपग्रह होने के बाद ग्रह होगा, यानी क्या होगा 3 नंबर। क्या होगा, तो 3 नंबर। और ग्रह होने के बाद फिर क्या होगा, तो तारा, यानी 5 नंबर। तारा होने के बाद फिर क्या होगा, तो सौर मंडल, यानी 1 नंबर। और सौर मंडल होने के बाद क्या होगा, पूर्ण रूप से पूरा आकाश गंगा होगा, यानी 2 नंबर। तो मैं क्या बताया कि देखो सबसे छोटा से चलना और फाइनल में सबसे बड़ा तक पहुंचना, तो सबसे बड़ा क्या पहुंच गया, आकाश गंगा, यानी पूरा ब्रह्मांड। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो 43512, 43512 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना, 25 नंबर का प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। यह वही प्रश्न पिछले की तरह इसमें भी आप सभी को सोचना होगा कि सबसे पहले, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। फाइनल अंत में कौन होगा जो बताना है। तो देखो आप लोग बताओगे कि पहले भोजन करते हो कि पहले पचा लेते हो, खाना खाते हो, पकाना, चबाना, यानी सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और अंत में कौन होगा। इस सीरीज के अनुसार आप सभी को राइट आंसर पता करना है, ठीक है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके। और साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ से भी आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। और सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।